सन 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था। सारी देश में खुशियाँ मनाई जा रही थी। उसी समय 50-60 के दशक में दो बड़ी महाशक्ति उस समय की, रसिया और अमेरिका, जिसे उस समय सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, उन दोनों के बीच में होड़ लग गई आगे निकलने की हर एक क्षेत्र में। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था स्पेस रिसर्च। स्पेस के बारे में जानना चाहते थे, वहाँ पे पहुँचना चाहते थे, उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो उसी समय उस दशक में जब भारत एक तरफ भुखमरी से जूझ रहा था और वो दो महाशक्ति के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। वो दोनों स्पेस में जाना चाहते थे और इसी का परिणाम था कि 1961 में स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ, जो पहला ह्यूमन सैटेलाइट था जो स्पेस में चला गया। रसिया तो ये वॉर जीत गया, लेकिन उसके बाद भारत, आज हम बात करेंगे उसी समय के बाद का, जब 1962 में पंडित नेहरू ने एक विज़न देखा कि हमारा भी स्पेस में एक जगह होना चाहिए, हम भी स्पेस में अपना नाम करें। तो इसी कोल्ड वॉर का जो परिणाम था, जो भारत को मिला, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जब आज हमारा देश चंद्रमा पे पहुंच गया है चंद्रयान के रूप में, तो यहाँ तक हमारा सफ़र कैसे पहुँचा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा देश जब पहली बार साइकिल पे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, उसके बाद आज हम लोग चंद्रमा में पहुँच गए और सारी दुनिया, मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय की महाशक्तियाँ हैं, जो इस समय की महाशक्तियाँ हैं, वो हमारी तरफ देख रही हैं कि कैसे एक 150 करोड़ आबादी वाला देश, मतलब जहाँ पे इतनी आबादी है जिसको संभालना मुश्किल है। आज जो थर्ड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका की है, 32-34 करोड़ के आसपास, और कहाँ 150 करोड़, उसको संभालना। और सिर्फ 77 सालों में जहाँ पे हम साइकिल से डायरेक्ट चंद्रमा में पहुँचने का ख्वाब देख रहे हैं, तो कैसे हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। 1961 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद पंडित नेहरू ने संसद में एक बिल पेश किया स्पेस रिसर्च के रिगार्डिंग। उसमें उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की अपील की, जिसका उन्होंने नाम दिया टास्क ऑफ स्पेस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। उसको उन्होंने उस समय के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो हेड हुआ करते थे, होमी जहांगीर भाभा, उनको सौंप दिया गया। होमी जे भाभा ने 1962 में इंडियन कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जिसके पहले चेयरमैन हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1962 में जब विक्रम साराभाई जी चेयरमैन बने, तो उस समय उनके पास कोई टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस नहीं थी, स्पेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसी समय 1963 में थुम्बा में, जो केरला में है, वहाँ पे SSTC स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई, जहाँ पे इंडिजीनियस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एफर्ट लगाया गया। जब पहली बार इंडिजीनियस सैटेलाइट्स आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, तो उसके बाद सारे देश में खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया ये देख रही थी कि कैसे एक गरीब देश इतनी जल्दी, इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचा। तो उसके पीछे जैसे आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद एक मोटिवेशन, जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन, एस्पिरेशंस, और ज़्यादा पाने की लालसा हो गई। जैसे होता है ना कि आज हमारे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, कल हमें 20 करोड़ की संपत्ति पाने की लालसा पैदा हो जाती है। तो उसी तरह, और ये पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे देश का आन बान शान टेक्नोलॉजी, जिससे आज दुनिया चल रही है, जिससे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप इसे देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का विकास था। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स की आवश्यकता होती है, जिसका कि एक क्षमता होता है कि कितना भार सहन कर सकता है, कितनी भारी चीज़ें आकाश में लेके जा सकता है। तो उस समय के हमारे वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। हमारे देश ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी सफ़र बहुत ज़्यादा करना था, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस खेल में बहुत आगे निकलती जा रही थी। तो उस समय भारत को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की ज़रूरत अपनी बनाने की ज़रूरत थी। उस समय उन्होंने आर्यभट्ट को लॉन्च किया था रसिया की मदद से। तो
अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने सॉलिड इंजन पे काम किया। एक होता है सॉलिड इंजन, एक होता है लिक्विड इंजन। अभी पूरी दुनिया में क्रायोजेनिक इंजन चल रहा है। तो उस समय सॉलिड इंजन भारत के पास था नहीं, वो उसे डेवलप कर रहा था। और हमारा नंबी इफ़ेक्ट, जो आपने नंबी नारायणन का फिल्म देखा होगा, उन्होंने लिक्विड इंजन पे काम करने के लिए फ्रांस गए। वहाँ पे उन्होंने सीखा और भारत वो टेक्नोलॉजी लेके आए। तो अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने सॉलिड इंजन पे काम किया और उसको बहुत आगे तक ले गए। उसी से भारत का पहला इंडिजीनियस रोहिणी सैटेलाइट सीरीज़ लॉन्च हुआ। उसमें रोहिणी सैटेलाइट सीरीज़ में पहली बार भारत ने अपना सैटेलाइट खुद की मदद से आसमान में भेजा, अंतरिक्ष में भेजा। उसके बाद भारत दुनिया का 7वां देश बन गया जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकता था। लेकिन अभी सफ़र और करना था। तो 1990 के दशक में हमारा देश पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ओर बढ़ा, जो और ज़्यादा पेलोड उठाने में सक्षम थे। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा होता है क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष के मदद से या स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, उसी की मदद से रेडियो सुनते हैं, उसी की मदद से टेलीविज़न देखते हैं, उसी की मदद से डिफेंस में काम होता है, उसी से सब कुछ उसी से चल रहा है। तो और ज़्यादा भार ले जाने की क्षमता होनी चाहिए थी लॉन्च व्हीकल्स में। तो भारत उस पर काम करता रहा। 1999 में जब कारगिल वॉर हो रहा था, तो भारत ने अमेरिका से जीपीएस मांगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अमेरिका ने देने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है अमेरिका जैसे देश जो होते हैं वो दो मुंह लेके चलते हैं। एक से अच्छा बोलते हैं और एक से ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि उसने मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। तो उस समय जब अमेरिका जो था वो भारत को अपना जीपीएस देने से मना कर दिया, तो भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सोची। और उसी का परिणाम था कि नाविक लॉन्च किया गया, NAVIC। उससे आज हमारा डिफेंस सेक्टर काम करता है, उससे आज हम आर्मी को हेल्प करते हैं। अभी लगभग पूरे इंडियन ओशियन रीजन में 1500 किलोमीटर आगे तक नाविक का सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है। हम ये जानते हैं कि अमेरिका जो था और रसिया वो चांद पे पहले पहुंच चुके थे, लेकिन क्या वो कुछ पता लगा पाए वहाँ पे? कुछ नहीं। भारत ने PSLV की मदद से पहली बार 2008 में चंद्रमा पे एक मिशन भेजा, जहाँ पे उन्होंने पानी के बारे में पता लगाया कि शायद वहाँ पे वाटर हो सकता है। 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया, मंगलयान मिशन। सभी को पता है उस समय पहली बार कोई देश फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच पाया, और वो भी 400 करोड़ में। जहां पे अमेरिका, इसको अगर $मिलियन में कन्वर्ट करके देखा जाए, तो भारत ने सिर्फ $74 मिलियन में अपना मार्स मिशन मार्स तक भेज दिया था। वही मिशन, सेम टू सेम मिशन, अमेरिका को $600 मिलियन में करना पड़ा। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उसे उतनी फंडिंग नहीं मिलती है इसरो को, लेकिन फिर भी कम फंडिंग में वो ज़्यादा अचीव कर लेना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट लाइट्स पे पढ़ लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब बेचते हैं, कई कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद भी पढ़ के कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो वैसा ही देश हमारा है, वैसा ही इसरो है। कम फंडिंग में भी ज़्यादा अचीव कर लेना चाहता है और कर भी लेता है। मंगल मिशन भेजा गया 2014 में। 2017 में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। अन्य देश के जो सैटेलाइट्स थे उसे भारत ने लॉन्च किया अपने लॉन्च व्हीकल की मदद से। सारी दुनिया में एक साथ 104 सैटेलाइट्स कभी नहीं लॉन्च किए गए थे। ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भारत ने। उसके बाद से मार्स मिशन जब लॉन्च हुआ, उसके बाद से सारी दुनिया भारत के इसरो की तरफ देख रही थी कि इतने कम फंडिंग में भी ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ कैसे रहा है। उसके पीछे है इच्छा शक्ति, उसके पीछे है नॉलेज। क्योंकि आप भी जानते हैं भारत के ही लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। नासा में ही 40% से ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं। तो हमारे पास दिमाग है, लेकिन पैसों की कमी है। तो पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बन सकती। आगे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और आज 23 अगस्त है। आज 5:30 बजे से आप लोग ज़रूर देखिएगा जो चंद्रयान का जो मिशन है चंद्रमा पे उतरने का, लैंडर का, और उसके बाद रोवर हमारा बाहर निकलेगा प्रज्ञान।
उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा 5:30 बजे से, और आई होप कि वो सक्सेसफुल हो। और मैं भी प्रे करता हूँ, आप लोग भी प्रे करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।